अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारी वीडियो सीरीज़ का तीसरा बड़ा लेक्चर है और इसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान यूएसए की जो रिलेशनशिप है उसको ओवरऑल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर कोशिश करेंगे ये चीज़ आउटलाइन करने की कि पाकिस्तान और यूएसए की जो रिलेशनशिप है इनकी बेसिक्स बिल्डिंग किस चीज़ के ऊपर है, यानी कि ये किन चीज़ों के ऊपर खड़े हैं और हर आने साल के ऊपर, क्योंकि यूएसए और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है इनका एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है और पाकिस्तान आधी से ज़्यादा पॉलिसीज़ जो है वो यूएसए से इन्फ्लुएंस होकर बनाता है, चाहे वो आईएमएफ का हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या चाहे कोई और इंटरनेशनल माहदे हों। उन तमाम के अंदर यूएसए के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक हमारे फैसलों को डिक्टेट करते हुए नज़र आती है। सबसे पहले हम जो है वो इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं और इस पूरे सीरीज़ के अंदर ये 8-9 मेजर टास्क हैं जो मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके। इसके अंदर हिस्ट्री होगी, जो मेजर हमारे इवेंट्स हैं वो होंगे और इसके अलावा फ्यूचर जो पॉलिसीज़ हैं या इसको किस तरह डील किया जाए वो सारा कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये हिस्टोरिकल जो है वो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर जो हमारी हिस्ट्री है इसके अंदर किस तरह जो है वो रेगुलेट होती रही है पॉलिसीज़। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट देखते हैं तो शुरू में पाकिस्तान जो है उसने न्यूट्रल रहने की कोशिश की थी। तो बिल्कुल 1947 के अंदर पाकिस्तान न्यूट्रल था, उस मामले के अंदर बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था कि किसी का एक हिस्सा बन जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो शेड ऑफ कॉलोनाइजेशन नज़र आती है कि हम एक कॉलोनी रह चुके हैं ब्रिटेन की, ठीक है, और ब्रिटेन की ही कॉलोनी जो है वो यूएस है और इसलिए जो है यूएसए के साथ जितने भी ताल्लुकात हैं हमारे इसलिए भी बेहतर हैं कि हमारी ब्रिटिश के साथ डीलिंग जो है वो थी, इसलिए हम यूएसए के साथ बड़े आराम से डील कर सकते थे। जबकि इसके ऑपोजिट जो यूएसएसआर था उसकी जो जितनी भी चाहे उसका वो कल्चर हो, लैंग्वेज हो, ज़ुबान हो, पॉलिटिक्स हो, मतलब जितनी भी चीज़ें तो हमारे लिए एक नई चीज़ थी। जबकि उस वक्त हमारी मतलब किताबों के अंदर भी हमारी जितनी भी जो कैलेंडर लिटरेचर मौजूद था तो वो ब्रिटिश का था या यूएसए का था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी था यूएसए के जो ग्रुप है उसके अंदर जाने का। फिर इसके अलावा जो दूसरी बड़ी रीज़न थी वो ये थी कि फ़ाइनेंशियल है। पाकिस्तान जब नया नया बना था तो इससे सबसे पहले अपनी जो आबादकारी के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो बहुत ज़रूरत थी। इसके अलावा वीट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी पाकिस्तान को शुरू के अंदर, कि आपको अगर याद होगा कि जैसे ही इंडिया भी आज़ाद हुआ तो इंडिया भी 1960s तक जो है वो वीट इंपोर्ट करता रहा है, अपनी गंदम वगैरह इंपोर्ट करता रहा है। इस तरह पाकिस्तान भी इंपोर्ट करता रहा है और पाकिस्तान ने जो मेजर डेवलपमेंट अपनी जो ग्रोथ है वीट वगैरह के लिए, सबको लगता है कि शायद अंग्रेज़ करके गए हैं, तो अंग्रेज़ तो करके ही गए हैं हमारी नहरी सिस्टम को बेहतर। लेकिन हमने 1960s के अंदर जो डैम बनाए हैं उसके अंदर मतलब तरबेला डैम आपको नज़र आता है, मंगला डैम नज़र आता है, फिर हमने लिंक कैनाल का नया सिस्टम जो है वो 1960s के अंदर हमें देखने नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से पंजाब और सिंध के अंदर मेजर आबादकारी हुई है और एक मेजर जो वाटर क्राइसिस है वो सॉल्व हुआ है। तो तब से पाकिस्तान जो है वो वीट के ऊपर जो है ना वो कह लें कि अपना इंसार जो है वो ख़त्म किया। तो पाकिस्तान को शुरू के अंदर ये वीट भी चाहिए थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान यूएसए के साथ जो है एक अच्छे ताल्लुकात की तरफ गया है। तो इसके अलावा आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि लियाकत अली ख़ान ने यूएसए से तकरीबन 510 मिलियन एड के अंदर मांगा था, लेकिन उन्हें जो है तकरीबन 10 मिलियन दिया गया। लेकिन 10 मिलियन देना भी एक बड़ी बात है कि उस वक्त 10 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो यहाँ से एक जो है हमारे ताल्लुकात का फॉर्मली तौर पर जो है ना आगाज़ किया जाता है। तो ये सारा वही पीरियड था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो इसके बाद अब अगर हम देखते हैं तो 1953 से लेकर 1965 तक का जो मेन पीरियड है उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आती है। एक मैच्योर रिलेशनशिप जो है वो देखने नज़र आता है। अब उस दौर के अंदर आपको याद होगा कि 2 धड़े बन चुके थे वर्ल्ड के, एक यूएसएसआर वाला धड़ा था और एक जो है वो यूएसए का और नेटो वगैरह का धड़ा था। अब उसके अंदर पाकिस्तान ने यूएसए के धड़े को चूज़ करने की कोशिश की है, जबकि इंडिया जो था उसने एक बैलेंस अप्रोच रखने की कोशिश किया। इंडिया ने उस वक्त आपको शायद याद होगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाया था और उसके अंदर उन्होंने जो है और उसकी लीडरशिप भी खुद की थी कि हम इस जो जंग है कोल्ड वार है इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। जबकि पाकिस्तान इसके अगेंस्ट यूएसए की जितनी भी उस वक्त चीज़ें थी उसका हिस्सा बना है। उसके इन्फ्लुएंस के अंदर आके पाकिस्तान ने जो है वो सीटो सेंटो का मेंबर भी बना है और मतलब सीटो भी बनाई है, एक एशियन नेटो जिसे आप कह सकते हैं कि उसका मेंबर भी बना है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन बायलैटरली तौर के ऊपर पाकिस्तान जो है 1964 के अंदर जो है म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस जो है वो साइन करता है और इसके अंदर एक शिक ये भी होती है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई
कह लें कि डिफेंस के ऊपर कोई इशू आएगा तो यूएसए जो है उसकी हेल्प के लिए आएगा। और यही जो है पाकिस्तान ने 1965 की जंग के अंदर जो है इन्वोक करने की कोशिश किया। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो एग्रीमेंट है, ये कोई ट्रीटी तो है नहीं। तो उन्होंने जो है ना इस पर जो है ना अमल करने से इनकार कर दिया। जिस पर पाकिस्तान 1965 में काफ़ी गुस्सा भी था कि देखें जी यूएसए हमारी मदद को नहीं आया। लेकिन 1965 के बाद पाकिस्तान और यूएसए के हालात भी काफ़ी मतलब ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन बहरहाल ये जो साइन की गई थी इसका मेजर मकसद ये था कि डिफेंस जो है ना असिस्टेंस की जाए। अब यहाँ से एक बात नोट करें कि यूएसए के साथ जो हमारे पहले जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस ओरिएंटेड है, मतलब हम डिफेंस ओरिएंटेड ही डील कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई इकोनॉमिकली कोई चीज़ नज़र नहीं आई। आपको नहीं नज़र आ रहा कि इससे ज़्यादा तो हमें जब हम रशिया के साथ डील कर रहे थे तो कम से कम उन्होंने स्टील जो मिल है हमारी वो लगाने में हेल्प की थी, लाइक इस तरह की जो एक फैक्ट्रीज़ वगैरह वो लगाने में हेल्प की थी। लेकिन यूएसए के साथ हमारे ताल्लुकात कम्प्लीटली डिफेंस ओरिएंटेड थे। अच्छा जी, इसके बाद हम सीटों के मेंबर बनते हैं, फिर हम उन्हें जो है वो एयरपोर्ट के सेस देते हैं। फिर U2 इंसिडेंट होता है। अब ये U2 इंसिडेंट ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर से U2 तैयारे उड़ा करते थे। U2 तैयारे वो होते थे जो थोड़े से रडार के ऊपर रहते थे और इसके ऊपर लेकर वो तस्वीरें खींचते थे और तस्वीरों से जो सर्वेलेंस है वो की जाती थी। मतलब वो तस्वीरें जो है वो CIA के हेडक्वार्टर में जाती थी और तस्वीरें किनकी खींचते थे? USSR के। आपको याद होगा कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सारे से जो थे उसको USSR का पार्ट थे। तो इनकी सर्वेलेंस करने के लिए पाकिस्तान जो है वो करीब तरीन पड़ता था, तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो यहाँ से जो है ना वो तैयारे उड़ा करते थे। तो इस तरह U2 इंसिडेंट जो है उसके अंदर ये होता है कि एक U2 गिरा लिया जाता है USSR की तरफ से और माशाल्लाह से जब वो देखते हैं तो USSR देखता है कि ये तो उड़ा ही पाकिस्तान से था। तो इस तरह पाकिस्तान की जो लैंड है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रही है कोल्ड वार के अंदर भी। उसके बाद 1963 से 61 के अंदर तकरीबन 25% जो है तकरीबन 2 बिलियन एड मिली थी हमें और उसके अंदर तकरीबन 25% जो है वो मिलिट्री एड थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा मिलिट्री एड हमें उस दौर के अंदर भी मिलती रही है। उसके अलावा 1961 के अंदर जो है वो इंडिया को एड देना स्टार्ट किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो एहतजाज वगैरह भी किया था। फिर उसके बाद आर्म्स दिए गए 1962 में इंडिया के हक़ में। अच्छा जी, ये 1961 में शायद आपको याद हो कि अमेरिका के अंदर जो है ना वो एक इंसिडेंट हुआ था जिसको वो नाम देते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का। तो उसके बाद काफ़ी हद तक ताल्लुकात जो है वो बेहतर होना शुरू हुए थे फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए इंडिया के साथ ताल्लुकात भी उन्होंने थोड़ा बेहतर कर लिए थे। उसके अलावा 1965 के अंदर उन्होंने बिल्कुल एड रोक ली थी। अब उसके अंदर यूएसए का कंटेंशन ये था कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया है वो पाकिस्तान से मतलब यूएसए से पूछने के बगैर ही ग्रैंड स्लाम वगैरह और ये ऑपरेशन जो है ना वो स्टार्ट किए। इसलिए यूएसए जो है वो गुस्सा था कि आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर ही जंग शुरू कर लिया। इसलिए जो है वो काफ़ी इश्यूज़ बने थे। इवन आप ये देखें कि 1965 वॉर है उसकी जो सुलह हुई है वो भी यूएसए ने नहीं करवाई है, वो भी हमें जो है वो उन्होंने इसके हवाले कर दिया था USSR के कि भाई तुम देखो उसको सुलह करवाओ। मतलब वो इतना गुस्से थे पाकिस्तान के ऊपर भी। उसके बाद ये कि पाकिस्तान चेंजेस अब उस पर यह था कि जब उन्होंने सेल करना शुरू किया तो पाकिस्तान ने अपने जितने भी हथियार हैं उनको जो है ना चाइना ओरिएंटेड करना शुरू कर दिया। टी टैंक जो हैं वो M48 से चेंज कर लिए और USSR से भी पाकिस्तान ने चीज़ें लेना शुरू कर ली। और USSR के साथ जो हमारे ताल्लुकात है वो 1971 के बाद पीक पे पहुँचे हैं। अच्छा, जब इसके अगला जो है ना वो टाइम पीरियड देखते हैं। अब ये टाइम पीरियड जो है 1965 से लेकर 1979 का। अब 1979 में जो है मेजरली ये होता है कि वो जंग शुरू होती है, तो इसलिए जो है ना इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है सबसे पहले तो ये है कि 1977 के अंदर हमने जो है ना एटॉमिक हमारे एम्बिशन स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए सैमिंगटन अमेंडमेंट के थ्रू जो है हमें हमारी एड रोक ली गई है। अब सैमिंगटन अमेंडमेंट ये थी कि इसके अंदर जो है उन्होंने एक एड या फ़ौरन उनका एड बिल होता है उसके अंदर गैलन सैमिंगटन साहब जो इनके सेनेटर हैं इन्होंने एक जो है वो अमेंडमेंट ऐड की थी कि अगर कोई शख्स जो है अगर कोई कंट्री जो है वो अगर अपने एटॉमिक कह लें कि एम्बिशन लेके आता है तो उसको हम एड जो है वो रोक देंगे। इसका ग्लेन अमेंडमेंट उसके अंदर ऐड की गई थी फ़ौरन एड बिल के अंदर। तो उसके थ्रू जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एड है वो रोक ली गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की एड रोकी थी इसलिए जनाब साहब हमने जो है ना उनकी एम्बेसी 1979 के अंदर जला दी थी। फिर उसके बाद 1973 के अंदर जो कैसेंजर वाला इंसिडेंट होता है, यह पाकिस्तान और USA के दरमियान जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की पीक है। अगर आप कोई इवेंट ऐड करना चाहते हैं तो ये इवेंट एक हमारा हिस्टोरिकल इवेंट है कि 1973 के अंदर जो है वो हेनरी किसिंजर साहब पाकिस्तान आते हैं और इन्हें मरी हिल्स के अंदर इन्हें ठहराया जाता है। अब यहाँ के अंदर चाइनीज़ जो है ना NY होते हैं, तो यहाँ पर चाइनीज़ की और हेनरी किसिंजर की मुलाकात जो है वो करवाई जाती है। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो ब्रिज बना था चाइना के मतलब चाइना के और एक तरफ
जो है वो यूएसए के दरमियान। तो यहाँ से दोनों के दरमियान जो है वो एग्रीमेंट करवाए गए थे। और इसके बाद उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो फिर इसके बाद अपने हिस्टोरिकल विज़िट के ऊपर जो है वो चाइना जाते हैं। और ये विज़िट जो है ये भी पाकिस्तान के अंदर ही बैठ के तय हुआ था, मतलब इसकी जो सारी जो ग्राउंड वर्क है वो पाकिस्तान में किया गया था। फिर उसके बाद जो है वो चाइना को फॉर्मली तौर पर ऐड कर लिया जाता है ग्लोबल सिस्टम के अंदर। और इसके बाद इससे पहले जो है ना यूएसए वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है वन चाइना पॉलिसी ये है कि या आप ताइवान को मानेंगे या आप चाइना को मानेंगे। तो वो ताइवान को जो है वो एज अ चाइना मानता था, लेकिन उसके बाद से लेकर 1973 के बाद से लेकर आज तक जो है चाइना को ही चाइना माना जाता है, जबकि ताइवान को यूएन के अंदर रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। अच्छा जी, इस पीरियड के बाद जो है वो यूएसए पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। और ये पीरियड है, सॉरी यहाँ पे इसे लिखा नहीं गया, 1979 से लेकर 1989 तक का पीरियड जो है। अब इस पीरियड के अंदर आपको याद होगा कि यूएसएसआर जो है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन डीपली कर देता हूँ इसको। हुआ ये था कि उस वक्त 1976 के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर सावर रेवोल्यूशन आता है, SOUR। सावर रेवोल्यूशन के अंदर ये होता है कि यार अफ़गानिस्तान की जो अपनी जो एक तरह से इससे पहले किंग वाला सिस्टम चला आ रहा था वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद कुछ सुरखे जो हैं, जिसे हम अपनी ज़ुबान के अंदर सुरखे कहते हैं, यानी कि कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, वो तरक्की वगैरह, मुझे अब नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो आकर उनको ओवरथ्रो करते हैं और सावर रेवोल्यूशन आ जाता है। अब सावर रेवोल्यूशन आने की वजह से वहाँ पर हिजाब बैन कर दिया जाता है, एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें लिबरलाइज़ करने की कोशिश की जाती है। और फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आपस में भी लड़ पड़ती है, तो इस तरह इनकी आपस की जंग भी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर इस एट दिस स्टेज जो है वो इस्लामिस्ट पैदा होते हैं। इस्लामिस्ट जो है वो आकर इनको लड़ना शुरू करते हैं। मतलब इस्लामिस्ट जो हैं इनके अपने लोग होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं मोस्टली। वो ट्राइबल्स जो हैं वो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है लड़ते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी होती है, लाइक इस तरह एक प्रॉपर जंग शुरू हो जाती है 1976 से ही, ठीक है। अब 1976 से तो हालात ठीक होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि 1979 के अंदर जो इनकी गवर्नमेंट होती है तो वो कहती है इसको यूएसएसआर को कि भाई मेरी मदद के लिए आओ। तो यूएसएसआर अब इनकी मदद के लिए तकरीबन 1 लाख आर्मी के जो बंदे हैं वो अफ़गानिस्तान में इंटर कर देता है कि भाई जाओ। अब इसको इस तरह फॉर्मल इन्वेजन, एक हम इन्वेजन कहते हैं, वो उसको हेल्प कहते हैं। तो इस तरह एक इन्वेजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है 1979 के अंदर। अब यहाँ पर एक मसला स्टार्ट होता है कि ये अफ़गानिस्तान अगर है तो बिल्कुल इसके साथ पाकिस्तान है और यहाँ पर फिर इंडिया। तो अगर अफ़गानिस्तान यूएसएसआर का पार्ट बन जाता है तो पाकिस्तान एक तरह से चला जाएगा। और इसके साथ ही ईरान था, तो ईरान के साथ जो है उस वक्त ईरान के अंदर भी रेवोल्यूशन आता है। आपको शायद याद होगा 1979 के अंदर ईरान के अंदर भी रेवोल्यूशन, तो ईरान भी एक तरह से अमेरिका के हाथ से जा चुका था। तो उनको ये डर पड़ गया था कि अगर पाकिस्तान भी मतलब अगर अफ़गानिस्तान जाता है, पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो इस तरह पूरा एशिया जो है वो सुर्ख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना है। तो चाइना के अंदर भी मतलब चाइना भी जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए यूएसए आ जाता है कि भाईजान यहाँ से निकालो इसे, वरना एशिया जो है वो मतलब एक डोमिनो इफेक्ट, इंडिया उसमें उस वक्त डोमिनो इफेक्ट से भी डर रहा होता है। डोमिनो ये होता है कि अगर आप एक चीज़ को गिराएंगे तो वो पूरी चीज़ों को गिराता हुआ चला जाएगा। तो यूएसए जो है वो इस बात से डर रहा होता है कि अगर ये डोमिनो इफेक्ट जो है वो हो गया, मतलब एक अगर कंट्री गिरा तो हो सकता है पूरा एशिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चल पड़े। और इस वक्त जो है वियतनाम वगैरह वहाँ पे भी इश्यूज जो है वो चल रहे थे। फिर कोरिया के अंदर भी आप देख लें, तो एक एशिया के अंदर भी एक पूरी स्ट्रगल जारी थी इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए हेल्प करने के लिए यूएसए जो है वो पाकिस्तान की मदद करने आ जाता है। अब उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1981 से लेकर 1986 तक जो है पाकिस्तान आर्मी की भरपूर हेल्प की जाती है। $4 बिलियन हमें एड में आते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमें मिज़ल्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं, एंटी रेडार सिस्टम वगैरह, रेडार सिस्टम और मतलब एंटी मशीन गन्स और ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। इवन इफ़ के पाकिस्तान को जो है उस वक्त एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। हालांकि पाकिस्तान को यूएसएसआर से वो ख़तरा हासिल नहीं था, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। फिर उसके अलावा ये था कि लेकिन उस दौर के अंदर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो फेल होता है यहाँ पे कि अच्छा, मैं आपको जो है ना इतनी हिस्ट्री ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ये हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है। मैं आपको इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस करके दे रहा हूँ, क्योंकि अगर पेपर आया तो मोस्टली आपने एनालिसिस ही करना होता है। और ये हर बच्चे को पता है कि अफगानिस्तान के अंदर किस किस की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। अच्छा जी, तब हमारा जो मेजर फॉरेन पॉलिसी का फेलियर ये था कि हमने इकनॉमिक्स और कल्चरल टाइज को स्ट्रॉन्ग नहीं किए। अगर कोई और कंट्री होता तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सी कोई ट्रीटी था साइन करता है इसके साथ इकॉनमी की, या इनसे जो है वो मेजर इकनॉमिक इन्वेस्टमेंट करवाता और इनकी यूनिवर्सिटीज़ बनवाता यहाँ से,
एक कल्चरल टाइज जो है वो इंड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी अक्ल ही नहीं थी, तो उन्होंने कोई काम इस तरह का नहीं किया। अच्छा जी, फिर उसके बाद 1985 में प्रेसलर अमेंडमेंट को अप्लाई नहीं किया जाता। अब इसका तरीक़ाकार ये था, अब उस प्रेसलर अमेंडमेंट के अंदर भी एक शिक ऐड की गई थी कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब खुद आ जाएं और आकर इस बात की श्योरिटी दें कि ये बंदा न्यूक्लियर अपने एम्बिशन जो है वो नहीं कर रहा, तो हम अमेंडमेंट जो है वो अलाउ मतलब नहीं करेंगे। तो हर साल जो है, उस वक्त दौर था रेगन साहब का, रोनाल्ड रेगन साहब जो थे उस वक्त वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो वो हर साल जाते थे और पाकिस्तान के लिए श्योरिटी दिया करते थे, इसलिए पाकिस्तान को एड मिल रही थी। लेकिन जैसे ही 1989 के अंदर विड्रॉल होता है, तो रेगन साहब जो हैं वो जाने से इनकार कर देते हैं और पाकिस्तान की एड जो है वो रोक दी जाती है। इवन यहाँ तक कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ने जो पैसे दिए हुए थे F-16 के लिए और कुछ जहाज़ों के लिए, कुछ हेलीकॉप्टर्स के लिए, पैसे देने के बावजूद भी हमारी डिलीवरीज़ जो हैं वो रोक दी जाती हैं। और इसके अलावा प्रेशराइज़ किया जाता है काफ़ी जगह पर पाकिस्तान को कि जो है ना, हमें डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह के लिए कि चाइना के साथ जो है ना एग्रीमेंट ना साइन किए जाएँ। तो ये सारा जो इरा है 1979 से 89 का, इस सारे इरा के अंदर ताल्लुकात तो बहुत बेहतर रहते हैं, लेकिन इसको कैश नहीं सही किया जाता और पाकिस्तान जो है एक अनएंडिंग वार का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह एक और जंग जो हमने अमेरिका के लिए लड़ी, हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हुई। अच्छा, इसके बाद वाला जो पीरियड है 1989 से लेकर 2001 वाला पीरियड है, इसके अंदर हमें ग्लैन अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट वगैरह अप्लाई करती हुई नज़र आते हैं। आपको याद होगा 1990s के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हम पे अच्छी बड़ी सैंक्शन लगी, ऑलमोस्ट 13 के करीब जो है ना वो हमें सैंक्शंस लगी हैं USA की तरफ से। कुछ जगह मैंने 17 भी पढ़ी है, लेकिन 13 के करीब हमें टोटल सैंक्शन जो हैं वो लगी हैं। फिर उसके अलावा मिलिट्री कू हुआ है 1999 के अंदर, तो मिलिट्री कू की वजह से भी बहुत स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगी हैं। अच्छा, उस दौर के अंदर पाकिस्तान की अहमियत भी काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि 1989 के अंदर USSR टूट जाता है, तो पाकिस्तान जो है इट्स काइंड ऑफ अ नो यूज़ फॉर USA। और ईस्टर्न जो है वो यूरोप के अंदर हमें जंग नज़र आती है। उसके अंदर ये था कि कोसोवो वार है, यूगोस्लाविया की वॉर है, लाइक सर्बिया की वॉर है, चेचनिया वगैरह, वहाँ पे हमें जो है ना नेटो ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है। लेकिन जो एशियन रीजन है वो कम्प्लीटली तौर पर अमेरिका के लिए कह लें कि एक नो यूज़ हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वो ख़ास हेल्प भी नहीं करता पाकिस्तान की। उसके लिए पाकिस्तान एक टिश्यू पेपर की तरह आया, इस्तेमाल किया और चले गए। अब उसके अंदर सिविल एड भी हमें रिसीव की जाती है। 1996 के अंदर सिविल एड जो है वो उनका एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। आई थिंक मुझे उनके बिल का नाम नहीं ज़हन में आ रहा, मतलब उस बिल का ये मकसद होता है कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा, और डेमोक्रेसीज़ को, जो न्यू बॉर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, उनको ये सिविल एड प्रोवाइड करते हैं कि भाई अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि डेमोक्रेसी बरकरार रखी जा सके। तो उसके अंदर हमें $2 बिलियन जो है वो दिए थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद वाला जो पीरियड है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पीरियड जो है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो 2001 से लेकर 2021 का पीरियड है। अब इसको मैं ज़्यादा टाइम इसलिए दूंगा कि पहले वाली हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये जहन में रखिएगा कि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आता भी है तो बहुत रेयर आता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो यहाँ से आता है। 2001 से 2001 का तो उसने सीधा 2021 के पेपर में पूछ लिया था कि भाई, और जिस साल मैंने दिया था 2022 के अंदर, तो उस साल 3 क्वेश्चन आए थे USA के। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। अब हम इस जो पीरियड है इसको हम कम्प्लीटली तौर पर बहुत ज़ोर से जो है ना वो सोचते हैं। आपको 9/11 का इंसिडेंट तो याद होगा। फिर उसके अलावा USA जो है वो कम्प्लीटली तौर पर 9/11 के बदले में अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेजन का इरादा कर लेता है। फिर उसके अलावा 3 एक्सिस ऑफ ईवल जिसे वो कहते हैं, जिसके अंदर ईरान आता है, इराक़ आता था और अफ़गानिस्तान आता था, उसको ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए जो है ना ये एशिया के अंदर जो है वो दोबारा इंटर होते हैं। अब उस एंट्री के लिए अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान यहाँ पे है और यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे इस जगह पे जो है वो ईरान है, तो एयर फील्ड जो है इस्तेमाल करने के लिए, या मतलब अफ़गानिस्तान तक रसाई के लिए, एक लैंड लॉक कंट्री तक रसाई के लिए उन्हें पोर्ट की ज़रूरत है, तो जो कि पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। अब पाकिस्तान ने क्यों किया? अब उसके अंदर हमारी जो मेजर रीज़न थी, सबसे पहले तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन थी। आपको पता है कि उस वक्त मार्शल लॉ था, तो मार्शल लॉ में लोग जो हैं वो वैसे डरे होते हैं, और वैसे भी कोई डिक्टेटर ख्याल नहीं करता कि कितने लोग मरते हैं। उसके लिए लाख लोग मरते हैं, मर जाएं, लेकिन उसकी अपना इदारे को कुछ ना हो, उसकी अपनी जो एक साख है उसको कुछ ना हो, और वो उसे कहते हैं ना कि मरे हुए लोगों के ऊपर भी अगर उसे हुकूमत करनी पड़ेगी तो वो करेगा। तो एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को सामने रखा जाता है कि लोग मर्दे ने मर जान, हमारी मिलिट्री सलामत रहे। फिर उसके बाद दूसरा जो मेजर इवेंट होता है, इन चीज़ जो होती है वो इंडिया है, कि इंडिया को एक तरह से इस रोकने के लिए, क्योंकि 2001 के बाद इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था और बार बार एग्रीमेंट वगैरह जो है वो साइन करने की कोशिश कर रहा था, और अपनी आप को जो है इंडिया ने 1992 के अंदर
अपनी वो एक तरह से उन्होंने जो है ना अपने सोशलिज्म को ख़त्म कर दिया, और 1992 के बाद से इंडिया जो है एक मॉडर्न इकॉनमी बनने की तरफ जा रहा था। तो इसलिए भी इंडिया को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने काम किया। और तीसरी जो चीज़ थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी उस वक्त बहुत बुरी हालत में थी, तो उसको भी बेटराइज करने के लिए जो है ना पाकिस्तान ने ये सारा इकदाम किया। और चौथा जो मेन आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं था कि रिफ्यूज़ कर सके। फिर उसके बाद व्हाट वी गेट एड इंटरनेशनल स्टैंडिंग, सैंक्शन लिफ्टेड, दैट मतलब ये सारे चारों चीज़ें हमें मिली हैं कि हमें एड मिली है, उसके बदले में हमें इंटरनेशनल स्टैंडिंग मतलब हमें यूएन के अंदर भी हमें डिफेंड किया गया है, अमेरिका की तरफ से हर जगह पे डिफेंड किया गया है। फिर सैंक्शन जो हमारे ऊपर लगाई गई थी पहले एटॉमिक बॉम्ब को लेकर, वो हटा दी गई हैं। फिर उसके अलावा हमें कर्जे भी IMF की तरफ से मिलना जो है ना वो शुरू हो गया है। मुशर्रफ के दौर में अगर आप देखते हैं GDP जो थी वो 5 तक थी, तो बड़े लोग पूछते हैं कि यार ये देखें जी 5% में GDP थी, लेकिन वो 5% में GDP इसलिए थी कि हमें हर साल तकरीबन $2 बिलियन की एड मिलती थी, और उस एड को इस्तेमाल करते हुए हम हर साल पंप करते थे अपनी GDP को। लाइक दिस वाज एन आर्टिफिशियल ग्रोथ, हमारी एक प्रॉपर ग्रोथ मतलब इटसेल्फ ग्रोथ नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें यह क्या, वो प्रोवाइड लैंड, हमने उन्हें ज़मीन दी, लॉजिस्टिक मतलब उन्हें जगह दी कि भाई यहाँ से जाना है, अपने एयरपोर्ट वगैरह इस्तेमाल करने दिए, अपने लोग इस्तेमाल करने दिए। फिर पर्सनल मतलब हम उन तालिबान को पकड़ते थे या उनके लोगों को जिनके ऊपर शक होता था पकड़ते थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मिसाल आप ले लें, और उनके हवाले करते थे। फिर उसके अलावा 2004 के अंदर हमें पहली एड मिली है, उसके अंदर हमें $2 बिलियन मिले हैं। 2007 में हमें 700 मिलियन फाटा के लिए मिले हैं, उसके बदले में हमने 2002 के अंदर मेज़ान ऑपरेशन किया है, 2004 के अंदर कलूशा ऑपरेशन किया है, और ये दोनों ऑपरेशन जो थे वो फाटा के अंदर हुए हैं। आपको एक बात जहन में होगा कि इससे पहले फाटा के अंदर हमारी आर्मी कभी दाखिल नहीं हुई थी, ये पहली दफ़ा हमारी फाटा जो है फाटा के अंदर हमारी आर्मी दाखिल हुई है। एंड देन 2000 आई थिंक 10 के अंदर हमने फाटा का मर्जर कर लिया, 11 में मर्जर मतलब फाटा को फिर हमने बाद में मर्ज कर लिया 25वीं 25th अमेंडमेंट के अंदर। फिर उसके अलावा अब यहाँ पर ये कैरी लूगर बिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2008 के अंदर बाइडन और लूगर ने इन्हेंस पार्टनरशिप विद पाकिस्तान बिल पास किया, और आपको याद होगा कि जो है बाइडन इस वक्त प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, तो ये बिल उन्होंने तैयार किया था उस वक्त। तो पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात इसलिए भी अच्छे नहीं हैं कि वो पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर उसके अलावा 2008 के अंदर कैरी लूगर बिल, इसे कैरी लूगर बिल भी कहा जाता है। तो इसके अंदर सीन ये था कि 2 बिलियन थी एड, तो इन्होंने कहा था कि यार हम इसके अंदर 1 बिलियन जो है वो सिविलियंस के लिए रखेंगे, और 1 बिलियन जो है वो हम मिलिट्री को देंगे। तो मिलिट्री इस बात से नाराज़ थी कि ये सिविलियंस को क्यों दे रहे हैं, ये वाला बिल 1 बिलियन जो है ये भी मिलिट्री को ही मिलना चाहिए। और इस चीज़ को उन्होंने इस बात के ऊपर ड्रामा बनाया, उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारी सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, कि कैसे अमेरिका कैसे कि हमारे फ़ैसले खुद कर सकता है। हम तो मतलब ये कि रूल कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान को जो है एक डेमोक्रेसी की तरफ या सिविलियंस को स्ट्रॉन्ग करने वाला। हम तो करेंगे, मार्शल लॉ का दौर था, सॉरी पीपल पार्टी का दौर था। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो इन्होंने अपने टाउट्स को यूज़ किया। जमात इस्लामी ने उस वक्त जो है वो अमेरिका के झंडे शंडे जो हैं वो जलाए यहाँ पर, और ये सारा कुछ कि देखें जी अमेरिका हमारे सोवरेनिटी के अंदर घुस रहा है एंड ऑल काइंड ऑफ दिस। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है कि 2011 के अंदर जो है सलाला चेक पोस्ट के ऊपर हमला होता है। अब ये सलाला चेक पोस्ट के ऊपर ये था कि हमारे जवान थे 26 फ़ौजी थे, वो मार दिए जाते हैं। अमेरिका की तरफ से शहादत जो है वो नसीब हो जाती है, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो गलती से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद 2011 के अंदर एबटाबाद ऑपरेशन किया जाता है कि नेवी सील जो है, नेवी सील की एक टीम जो है वो एबटाबाद में ऑपरेशन करती है और उसामा बिन लादेन को यहाँ पर मार देती है। फिर उसके अलावा इशूज़ ऑफ ड्रोन था 2011 के अंदर ही, इमरान खान ने द मार्च ऑफ फ्रीडम की थी फाटा की तरफ, और उसके अंदर मेन मकसद ये था कि फाटा के अंदर जो ड्रोन अटैक्स हैं वो बंद किया जाए। और ड्रोन अटैक्स इसलिए ज़रूरी थे कि इससे बड़े बड़े जो तालिबान लीडर थे वो मारे जाते थे, लेकिन मसला ये होता था कि जो लोकल्स थे उनकी भी अच्छी भली कैजुअलिटीज़ हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था उस दौर के अंदर। अच्छा, मज़ीद हम इस चीज़ के ऊपर देखते हैं, ये पिछला ही कंटिन्यू किया जाए कि 2014 के अंदर आपको याद होगा कि जो पेशावर के अंदर APS वाला अटैक होता है, उसके बाद एक तो रद्दुल फसाद हमने शुरू किया था और ज़रब अज़ब जो है वो स्टार्ट किया था। ज़रब अज़ब के बाद काफ़ी हद तक जो है वो TTP की कह लें कमर टूट जाती है, और 2016-17 के बाद पाकिस्तान रिलेटिवली पीस के अंदर चला जाता है। रिलेटिवली ख़त्म नहीं होते लेकिन रिलेटिव हो जाता है, 2020 के बाद दोबारा से स्टार्ट होता है। अगर आप इसके ऊपर मज़ीद स्ट्रॉन्गली पढ़ना चाहते हैं कि TTP का रिसर्जेंस कैसे हुआ है और बहुत डिटेल और रिसर्च की वीडियो देखना चाहते हैं, तो मेरा एक और चैनल है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से, वो भी मेरे नाम के ऊपर है, उसामा अहमद के नाम के ऊपर है।
तो उस पर मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जो जिसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह टीटीपी जो है वो दोबारा 2020 के अंदर किस तरह रीग्रुप होती है और किस तरह जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, इसके बाद 2015 के अंदर मरी टॉक होते हैं। मरी टॉक जो है वो पाकिस्तान मीडिएट करवाता है, ये तालिबान के प्लस अमेरिका के बीच करवाए जाते हैं, तो ये भी पाकिस्तान की तरफ से करवाने की कोशिश की जाती है। फिर इसके अलावा कियानी का वाइट पेपर होता है 2010 के अंदर। अच्छा, 2010 के अंदर कियानी ने एक्यूज़ किया था यूएसए को कि भाई आप लोग जो हैं हमारे न्यूक्लियर एसेट जो हैं वो उनके ऊपर आपकी नज़र है, तो इसका जवाब फिर उस वक्त ओबामा था तो उन्होंने दिया था। फिर उसके अलावा शकील अफरीदी की तरफ से भी बड़ा इशू उठाया जाता है अमेरिका का। शकील अफरीदी वही थे जिन्होंने उसामा बिन लादेन को जो है वो मतलब प्रोवाइड किया था कि यहाँ पर रहता है। फिर ट्रंप आ जाते हैं, तो ट्रंप काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हैं वो होते हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप एक एंटी मुस्लिम पॉलिसी लेके आते हैं, जिसके अंदर वो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक का दाखिला जो है वो बैन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी हद तक जो है ना वो बातें करते हुए नज़र आते हैं, तो इसलिए उनकी एक हार्ड लाइन अप्रोच नज़र आती है इस सारी चीज़ को लेकर। लेकिन फिर इमरान खान के साथ उनकी ट्विटर पर लड़ाई हो जाती है। अगर आपको याद होगा कि उन्होंने एक ट्वीट की थी कि जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमने जो पाकिस्तान को एड प्रोवाइड किया वो सारी की सारी फजूल गई है। उसके जवाब में फिर इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को $120 बिलियन का जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ अमेरिका की वजह से हुआ। तो इस तरह इनकी आपस में ट्विटर के ऊपर लड़ाई हो जाती है। तो फिर लेकिन उसके बाद इमरान खान जब जाते हैं अमेरिका के अंदर, तो काफ़ी हद तक ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आते हैं, क्योंकि उसकी मेन रीज़न जो थी ना वो हमें दोहा अकॉर्ड नज़र आती है। दोहा अकॉर्ड 2020 के अंदर साइन किए जाते हैं, जिसके अंदर दोहा अकॉर्ड ये भी पाकिस्तान की मीडिएशन के अंदर किए जाते हैं, जिसके अंदर तालिबान जो हैं वो एग्री करते हैं कि हम कभी भी जो अपनी सोल है अफ़गानिस्तान की, उसको फ़ौरन जो कह लें कि जो टेररिस्ट है उसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसके बदले में अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान को छोड़कर चला जाएगा, और एक विड्रॉल का एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है। ये भी पाकिस्तान ने करवाया था। उसके बाद मुल्ला बरादर जो है इस वक्त तालिबान के चीफ़ हैं आज के दिन भी, तो इनको पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान 2019 में अमेरिका के कहने पर छोड़ देते हैं ताकि नेगोशिएशंस जो हैं वो आगे चल सकें। फिर ज़ल्म खलीलज़ाद पाकिस्तान आते हैं जो कि अमेरिकन इनवाए हैं, फिर उसके बाद नेगोशिएशन स्टार्ट होती हैं। तो इस तरह नेगोशिएशन जो हैं वो पाकिस्तान ने एंड करवाई थी, और उनकी सुलह भी पाकिस्तान ने ही करवाई थी। अच्छा, अब उसके बाद हम मज़ीद इस चीज़ को देखते हैं कि तालिबान पुट सैंक्शन ऑन। अच्छा जी हाँ, अब ये पाकिस्तान की अगर आप कंटेंशंस देखते हैं कि पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे इशू जो है वो देखने को नज़र आता है। अब उसके अंदर एक इशू जो है ना वो ये है कि पाकिस्तान को ट्रंप ने जो है वो इसके अंदर ऐड किया था, इसका नाम था कंट्रीज़ ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न। कंट्रीज़ ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न से मुराद वो कंट्रीज़ थी कि जहाँ पर कह लें कि रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही थी, तो पाकिस्तान को भी उस दायराकार के अंदर जो है ना वो डाला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो पाकिस्तान जो है खान साहब ट्रंप से मिलते हैं, मैंने बात कर चुका हूँ पहले। 8 मिलियन इन 2020 टू फाइट कोरोना, पाकिस्तान को कोरोना के अंदर एड मिलती है 8 मिलियन की। उसके अलावा पाकिस्तान रिफ्यूज़ टू अटेंड द डेमोक्रेसी समिट। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पाकिस्तान के ने जो है ना वो डेमोक्रेसी समिट के अंदर जो है ना वो जाने से इनकार कर दिया था। डेमोक्रेसी समिट का ऐलान किया था बाइडन ने। आपको याद होगा कि बाइडन के अंदर एंटी चाइना पॉलिसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हैं, तो बाइडन ने डेमोक्रेसी समिट को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी चाइना के अगेंस्ट कि देखो जी एक वो कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, एक वो कंट्रीज़ जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, तो एक बहुत बड़ा स्प्रेड था। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मुजाहरा करते हुए इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो नहीं आते, क्योंकि चाइना जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और आप इसको एक एंटी चाइना ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ करे, और ये एक बहुत बड़ा कंटेंशन है पाकिस्तान और यूएसए के बीच। उसके बाद आप देखते हैं कि मिलिट्री डिपेंडेंसी हमने काफ़ी हद तक कम कर दी है। इस वक्त हमारे 53% से ज़्यादा के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कह लें कि वो मेड है चाइना के, मतलब वो क्या आप कह लें आपके चाइना मेड है। तो इस तरह काफ़ी हद तक हमने जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम कर दी हुई है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो क्वाड का मेंबर बन जाता है। रिसेंटली 2021 के अंदर पहली क्वाड समिट होती है, और क्वाड जो है वो एंटी चाइना ग्रुप है। अब क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज़ आते हैं। अब उसके अंदर एक अमेरिका है, यूएसए, एक इंडिया, एक जापान और एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रीज़ मिलकर क्वाड का हिस्सा हैं, और क्वाड का मेन मकसद ये है कि चाइना को लताड़ा जाए, मतलब चाइना के अगेंस्ट जो है एक तरह से नेटो बनाने की कोशिश की गई है, एक अलाइंस करने की कोशिश की गई है। अब क्वाड की वजह से पाकिस्तान के यूएसए के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं।
सिंपल सी बात है कि यार अगर वो द एनिमी ऑफ योर फ्रेंड इज़ योर एनिमी एंड द फ्रेंड ऑफ योर एनिमी इज़ योर एनिमी, सिंपल सी कहानी है। तो अगर यूएसए जो है वो इंडिया की गोदी में जाके बैठेगा तो आपको बुरा लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है मतलब सेम बात जो है अगर पाकिस्तान के हक़ में यूएसए आता है तो ये बात इंडिया को भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर क्वाड के अंदर अभी पाकिस्तान का इस वक्त भी ये इशू है, ये भी प्रेजेंट इशू है। मतलब मैं आपको आउटलाइन कर रहा हूँ, ये सारे करंट अफेयर के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो क्वाड है प्रेजेंट इशू, एक ये डेमोक्रेसी समिट प्रेजेंट इशू है, फिर मिलिट्री डिपेंडेंसी हमने लोअर कर ली है। अब उसके अंदर मैं आपको मेजर चीज़ें बता रहा था कि F-16 है, ठीक है, ये हमने उसका बनाया। फिर JF-17 थंडर जो है ये तैयारी हमने उनसे बनाया। फिर उसके अलावा HQ-9 के नाम से हमने रिसेंटली एक मिज़ल लिया है। फिर हमारी काफ़ी हद तक हमारे जो कह लें बहरी बेड़े जो हैं वो वहाँ से बनाए जाते हैं, हमारे मिज़ल वहाँ से बन रहे हैं। SU-10 है आई थिंक जो हमने रिसेंटली बनाया, नहीं F-10 है आई गेस। तो ये छोटा त्यारा ये भी हमने उनसे बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चाइना से हम बना रहे हैं। तो यूएसए का रोल कहाँ पे है? तो यूएसए कहता है भाई मैं एक इतनी बड़ा मिलिट्री कम्प्लेक्स लेके बैठा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो ये भी एक रिसेंट और करंट अफेयर का एक इशू है डिपेंडेंसी वाला। फिर ये कि विड्रॉल के अंदर पाकिस्तान ने बहुत मदद फराहम की, लेकिन यूएसए इतना दगाबाज है, इतना दगाबाज है कि उसने थैंक यू कहना भी गवारा ना किया। ये भी पाकिस्तानियों को गिला है कि भाई हमें थैंक यू कह दो यार। तो मतलब ये कि ये भी इशू है कि इंडिया यूएसए जो है हमारी एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करता जो हम एंटी टेररिज्म के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाड का आ गया, फिर सीपैक आ गया। आपको याद होगा कि अमेरिकन एम्बेसडर्स पाकिस्तान के अंदर बैठकर ही पाकिस्तान को लताड़ रहे होते हैं और इनको इतनी शर्म नहीं आती है कि यार उसको रिप्लाई दे दो। मतलब गुस्सा पे चढ़ा देते हैं बंदे को कि सीपैक का जो इशू है कि ये हमारा एक इंडिपेंडेंट मामला है, हम चाहे सीपैक बनाएं हम चाहे ना बनाएं, हम इसका पार्ट बने ना बने। डेट ट्रैप का जो इशू है वो हमारा इशू है, इनका इशू तो नहीं है। लेकिन जिस तरह ये बात करते हैं कि जिस तरह इन्होंने ऑन किया हो पाकिस्तान को, तो अब सीपैक का जो इशू है, अब सीपैक जो है ये मेनली पार्ट है आपको BRI का, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है ये ना तो इंडिया पसंद करता है और ना ही यूएसए पसंद करता है। तो ये भी एक कंटेंशन है कि पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ का एक हिस्सा बन रहा है चाइना की। अच्छा जी, उसके बाद ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान को जो है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट रिक्रूटर की लिस्ट में डाल दिया था। इसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लग सकती हैं कि पाकिस्तान चाइल्ड सोल्जर इस्तेमाल करता है। मतलब इस बात में आपको पता है ये कितनी सच्चाई है, लेकिन ये क्योंकि अमेरिका यूज़ करना जानता है लोगों को और धमकाना भी जानता है, तो इसका भी ये था। अच्छा, उसके बाद एक और इशू भी रिसेंटली नज़र आया था कि अमेरिका ने कहा था कि भाई विंटर ओलंपिक्स में नहीं जाना आपने। विंटर ओलंपिक आपको याद होगा कि 2022 के अंदर जब ये यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई थी तो रशिया में हुई थी और वेस्ट ने इसका बाइकआउट किया था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि बना भाई हम तो नहीं करते। इसके अलावा पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल भी बाई किया है। अब ये ऑयल बाई करना भी जो है ना वो यूएसए के खिलाफ है। यूएसए कहता है भाई क्यों बाई कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि क्योंकि चाइना कर रहा है, क्योंकि इंडिया कर रहा है तो हम क्यों ना करें। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने रशिया को कंडेम भी नहीं किया, अपनी वोट से अब्सटेन किया। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। अब रिसेंटली अगर हम इसका ओवरऑल एनालिसिस देखते हैं कि करंट अफेयर के अंदर अगर हम वापस उस स्लाइड के अंदर वापस जाते हैं तो ये जितने भी इश्यूज़ यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऐसे इश्यूज़ हैं, ये 9 बल्कि ये 10 ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप करंट अफेयर के अंदर ईज़िली ऐड कर सकते हैं कि भाई ये 10 कंटेंशंस हैं, ये 10 क्राइसिस हैं जो आज के दिन पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान जो है ना एक तरह से एक फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं इनका ओवरऑल एनालिसिस। ओवरऑल एनालिसिस के अंदर पाकिस्तान और यूएसए के अंदर जो हमें रिलेशनशिप है वो क्लाइंटेज नज़र आता है। क्लाइंटेज से मुराद ये है कि हम उनके क्लाइंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, कि मतलब हम एक क्लाइंट की तरह ही बिहेव करते हैं कि हम उनके क्लाइंट हैं, वो आएंगे हमसे कोई चीज़ डिमांड करेंगे और हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। हम प्रोवाइडर हैं, वो डिमांडर हैं। तो एक कोई इमोशनल रिलेशनशिप हमें नज़र नहीं आता। मतलब इमोशनल रिलेशनशिप हमें चाइना के साथ नज़र आता है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई के अलावा भी हमारा उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। फिर उसके अलावा हमारी जो इकनॉमिक एंड कल्चरल प्रॉक्सिमिटी है वो भी नहीं है। मतलब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम ठहरे एक मिलिट्री, एक सिक्योरिटी स्टेट।
तो हमारे ना तो कोई कल्चरल प्रॉक्सिमिटी है, ना ही हमारे कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट उनके साथ नज़र आते हैं, ना ही हम EU को पार्ट हैं, ना ही हम कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो उनको चाहिए हो, ना ही हम कोई ऐसी चीज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि वो उनके लिए बहुत कोई असेंशियल चीज़ हो। तो हमारी जियोग्राफी ही है जो उन्हें अट्रैक्ट करती है, तो जब उन्हें ज़रूरत होती है वो आ जाते हैं। अगर आप इंडिया की मिसाल ले लें तो वो इंडिया ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करता है जो अमेरिका को रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान कोई भी ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं करता जिसके ऊपर एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो सके। तो विदाउट डिपेंडेंसी, विदाउट मतलब क्या लेंगे, जब एक बंदा आप पे डिपेंड ही नहीं करता तो आप उससे मनवाएंगे कैसे। फिर उसके अलावा चाइना का फैक्टर भी आ जाता है कि चाइना की वजह से भी हमारे ताल्लुकात काफ़ी डीप डाउन है। फिर इंडियन फैक्टर है कि जब USA इंडिया के पास जाता है तो बजाय इसके कि हम खुश हों कि देखें जी एशिया में आ गया तो हम इसे मज़ीद उससे कैश करें, हम उस बात में गुस्सा होते हैं कि भाई तू इंडिया के पास ना जा, तू हमारे पास ही रहे। इसलिए जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि एशिया के अंदर पाकिस्तान की सेंट्रल लोकेशन है, इसलिए वो बार बार आता है। उसके बाद नो मैन टू मैन रिलेशनशिप की इंडिया के साथ इनके मैन टू मैन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा है। इंडिया के एनवाइज हैं, इंडिया के डॉक्टर्स वहाँ काम करते हैं, इंडिया के प्रोफेसर्स काम करते हैं। हमारी भी ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब आबादी, 0.5 मिलियन की हमारी आबादी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो इतनी कोई ख़ास रोबस्ट नहीं है जितनी इंडिया की मौजूद है। तो इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान जो है वो ओवरऑल USA के साथ जो ताल्लुकात हैं वो प्रॉक्सिमिटी का शिकार नज़र आते हैं। तो इस तरह हमारा लेक्चर आज के दिन का ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरे चैनल की ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करिएगा। तो इसके अलावा आप अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, उसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।